मुर्गे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हम खाएंगे नहीं। तो अभी उसका दूध बच रहा है, तो वो बछड़े को बोले कि पी साले वरना फेंकेगा। इंडिया में आ गया वीगन। कई बार वीगन से कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं, पर इस बार जवाब इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा। Artificial intelligence. Artificial intelligence. Instant answers by artificial intelligence. दुनिया के 5 सबसे समझदार चैटबॉट्स, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और ग्रॉक, जो ट्रूथ को फिल्टर किए बिना बिल्कुल सीधे और जेन्युइन आंसर्स देते हैं। और मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा जो ज्यादातर लोग वीगनिज्म के बारे में पूछते हैं। चलिए पूछते हैं डेटा एंड लॉजिक पर आधारित इन सुपर इंटेलिजेंस से वीगनिज्म का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विघ्नेश। हमारा यह पॉडकास्ट है वीगनवाद पर, वीगनिज्म पर यह पॉडकास्ट बहुत ही भिन्न है, अलग है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में इंसान नहीं है। हम इंसानों से ना पूछ रहे हैं ना बता रहे हैं, क्योंकि इंसान की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी बिलीफ्स होते हैं, अपने बायस होते हैं, तो वो अलग हमेशा ही अपना बताते हैं, उनकी राय में, उनके दिमाग से, उनके दिल से जो लगे। तो इसलिए इस पॉडकास्ट में हमने बुलाया है एआई सिस्टम्स को। दुनिया के 5 सबसे पावरफुल एआई जो हैं, हमने उनको इस पॉडकास्ट पे बुलाया है और सारा जवाब उनका। ये मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये उनके असली जवाब हैं। और इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाके लिंक देख ले, वहां पे हमने दिया हुआ है पूरा ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, जैसे का तैसे। हर किसी ने जो बताया है बस वही जवाब। आइए मैं आपको मिलाता हूं हमारे आज के मेहमान से। ये है ग्रॉक। Hi, I am Grok. ये है क्लॉड। I am Claude. ये है चैट जीपीटी साहब। मैं हूं चैट जीपीटी। ये है जेमिनाई। Gemini और here. वो है परप्लेक्सिटी। I am Perplexity. ये 5 आज के माने हुए सबसे फेमस और सबसे पावरफुल एआई चैटबॉट्स हैं। सो पॉडकास्ट का आरंभ करते हैं और ये स्टेज अब इनका हुआ। सो इन एआई के साथ हमारे जो भी सवाल जवाब हुए वो सब कंप्यूटर पे हुआ। वो दिखाऊंगा तो बहुत बोरियत होगी। सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इन सारे एआईस के अवतार बनाए और हम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, पर ये जवाब वही देंगे जो इनके अपने रिसर्च वाले हैं। मेरा सवाल इन सबसे एग्जैक्टली वही है, वर्ड टू वर्ड। किसी के साथ अलग अलग बात नहीं किया मैंने, पूरा क्लीन ट्रांसपेरेंट। चलिए इनसे मैं पहला सवाल पूछता हूं और सबसे पहला कंट्रोवर्सी सवाल यह है कि एआई प्लीज रिसर्च करके हमें बताएं कि क्या वीगनवाद कोई भी धर्म के खिलाफ है, खासकर हमारे इंडिया के धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन, क्या इसके खिलाफ है वीगनवाद कोई भी तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है। धार्मिक ग्रंथों का एनालिसिस यही बताता है कि किसी भी पशु उत्पाद को खाना या इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है। कई जगह पर रिचुअल्स, प्रोहिबिशंस की बातें मिलती हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी मस्ट ईट एनिमल प्रोडक्ट जैसा कोई मूल सिद्धांत नहीं है। हिंदू शास्त्रों में सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, और किसी भी धर्म के मूल सिद्धांतों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि दूध, अंडा या मांस खाना अनिवार्य है। और बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में कहीं भी जानवरों को खाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। वीगनिज्म किसी भी बड़े धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या जोरोएस्ट्रियनिज्म के अनिवार्य आदेशों या मूल सिद्धांतों से नहीं टकराता। कुरान में भी यह नहीं कहा गया है कि मांस, दूध या अंडा खाना अनिवार्य है। असली टकराव धार्मिक ग्रंथों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रथाओं से होती है। According to my analysis, इस्लाम में कुर्बानी एक अनिवार्य प्रथा है और इसी वजह से यह सिद्धांत वीगनिज्म के खिलाफ जाता है। बाकी की चारों एआई ये कंफर्म करते हैं कि वीगनवाद और कोई भी धर्म का आपस में टकराव नहीं है। आप कहते हो कि इस्लाम के साथ है, प्लीज डबल चेक करें और रिसर्च और सोर्स चेक करके बताइए फिर से कि क्या इस्लाम के साथ वीगनवाद का कोई भी इशू है। मैं अपने शुरुआती एनालिसिस को सुधारना चाहूंगा। डिटेल चेक करने के बाद यह क्लियर हो गया है कि कुर्बानी सुन्नत है, अनिवार्य या वाजिब नहीं। इसलिए वीगनिज्म इस्लाम धर्म के मूल और अनिवार्य सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। पांचों के पांचों एआई कंफर्म करते हैं कि वीगनवाद का किसी भी धर्म के साथ कोई टकराव नहीं है। बहुतों को लगता है कि वीगनवाद जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया का नहीं है। आइए इनसे पूछते हैं
कि प्लीज रिसर्च करें, डिटेल में रिसर्च करें और सोर्स चेक करके बताएं कि क्या वीगनवाद वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और इंडिया में नहीं आता। यह दावा कि वीगनिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, भारत का नहीं, बिल्कुल गलत है। अहिंसा का सिद्धांत तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में सदियों से है, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषद और भगवद गीता में मिलता है। कॉलोनियल पीरियड में मीट ईटिंग को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माना जाता था, इसलिए पशु उत्पाद छोड़ना हमारी अपनी परंपराओं और मूल्यों को वापस अपनाना है। आलोचक यह बात भूल जाते हैं कि अहिंसा भारत का केंद्रीय मूल्य है, जिसे वीगनवाद भी मानता है। तो वीगनिज्म विदेशी नहीं, बल्कि भारत की विरासत का हिस्सा है। वीगनिज्म शब्द भले नया है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत प्राचीन भारतीय दर्शन से आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे वेद, तिरुक्कुरल और बौद्ध शास्त्र आध्यात्मिक शुद्धि के लिए पशु उत्पादों से परहेज करने को कहते हैं। जैन ग्रंथों और ऋग्वेद में हजारों साल पहले ही पौधों पर आधारित जीवन और अहिंसा को बढ़ावा दिया गया था। सारे एआईज रिसर्च करने के बाद डेटा के बेसिस पे बताते हैं कि वीगनवाद कॉन्सेप्ट इंडियन है, इंडिया का है, वेस्टर्न ने चुराया है। चलिए अब अगला सवाल जरा ट्रिकी है। वीगनवाद कहता है कि अपने जीने और खाने के लिए किसी भी पशु का शोषण न करें, जीने और खाने के लिए। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जो वनस्पति वीगन खाते हैं वो करने में भी तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो ये तो हानि हुआ। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें फ्लॉ है। पूछते हैं एआई से कि क्या लगता है इनको। यह बात सही है कि पौधों की खेती में कुछ छोटे जीवों को नुकसान होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि पशु आधारित खेती में छोटे जीवों को कई गुना ज्यादा नुकसान होता है। FAO 2019 के डेटा के अनुसार पशुपालन कुल कृषि भूमि का 77% उपयोग करता है, लेकिन इससे हमें केवल 18% कैलोरी मिलती हैं। वीगनिज्म जीरो हार्म सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन शैली है जो कम से कम हानि पर फोकस करती है। 75% से ज्यादा सोया और 35% से ज्यादा फसलें पशुओं को खिलाने में जाती हैं। ये सीधा इंसानों के खाने की तुलना में कहीं ज्यादा जमीन, कीटनाशकों और प्राकृतिक आवास का विनाश करता है। और वीगनिज्म का कोर यही है कि जहां तक संभव हो कम से कम नुकसान करना। पशु खेती या एनिमल एग्रीकल्चर कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सालाना लगभग 70 अरब पशुओं को खाने के लिए मारा जाता है। साथ ही पर्यावरण पर भी असर पड़ता है, जैसे वनों की कटाई। और वीगनिज्म हानि को कम करता है, क्योंकि यह जानवरों के शोषण और संसाधनों के उपयोग में भागीदार नहीं है। ये परफेक्ट सोल्यूशन फैलेसी निकला, क्योंकि परफेक्ट सोल्यूशन कभी नहीं होता। और जीरो हार्म इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीगनवाद कहता है जहां तक हो सके कम से कम नुकसान करो, कम से कम हार्म करो, हानि करो। फिलॉसफी बहुत हुआ, अब हार्ड डेटा देखते हैं। सो एआईज प्लीज, पर कैलोरी कितना नुकसान होता है प्लांट एग्रीकल्चर और एनिमल एग्रीकल्चर में? यह डेटा मुझे दुनिया के नामचीन बड़े बड़े साइंस जर्नल को देखते हुए बताइए। साइंटिफिक डेटा के मुताबिक पर कैलोरी बेसिस पर एनिमल बेस्ड एग्रीकल्चर की तुलना में प्लांट बेस्ड सिस्टम्स कहीं कम हार्मफुल होते हैं। एनिमल फार्मिंग ड्रामेटिकली कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। FAO के डेटा दिखाते हैं कि एनिमल एग्रीकल्चर हर कैलोरी के हिसाब से जानवरों की मौत, जमीन, पानी और ग्रीन हाउस गैस कई गुना ज्यादा करती है। इसीलिए ये कहना कि वीगनिज्म भी ऐसा ही नुकसान करता है, सही नहीं है। पशु खेती दुनिया की ग्रीन हाउस गैस का 14.5 to 51% पैदा करती है। अगर पूरी दुनिया वीगन डाइट अपनाए तो कृषि की जमीन का इस्तेमाल 75% तक कम हो सकता है। अगर डेथ के एंगल से देखें तो पर कैलोरी एनिमल बेस्ड फार्मिंग 10 से 90 गुना ज्यादा एनिमल डेथ कॉज करती है। एनिमल बेस्ड फूड कुल फूड रिलेटेड इमिशंस का 57% है, जबकि प्लांट बेस्ड फूड का इमिशंस सिर्फ 29% है। प्लांट बेस्ड फूड का कार्बन फुटप्रिंट एनिमल बेस्ड फूड से 90% कम है। सुना आपने? क्या आप में से किसी को भी कभी लगा था कि एनिमल एग्रीकल्चर प्लांट एग्रीकल्चर से 10 से 100 गुना ज्यादा नुकसान करता होगा? वीगनवाद के बहुत सारे क्रिटिक्स का एक और आर्गुमेंट होता है कि हर कोई अगर वीगन बन जाए, हर कोई,
और सिर्फ पौधे आधारित खाए, वनस्पति खाए, तो वनस्पति सब खत्म हो जाएगा, जंगल सब साफ हो जाएगा, रिसोर्स ही नहीं बचेगा। एआईज, क्या लगता है आपको, यह बात लॉजिकल है, इलॉजिकल है? यह आर्ग्यूमेंट एक गलत फहमी पर बेस्ड है। साइंटिफिक डेटा तो इसका बिल्कुल उल्टा बताता है। एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से ही जमीन और रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। डेटा के हिसाब से पूरा वर्ल्ड वीगन हो जाए तो 75% से अधिक फार्मलैंड फ्री हो सकता है, जो अभी एनिमल एग्रीकल्चर के लिए है। पौधों पर आधारित खेती जानवरों पर आधारित खेती की तुलना में बहुत कम जमीन का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के लिए बीफ के लिए 370 वर्ग मीटर जमीन चाहिए हर 1000 कैलोरी के लिए, जबकि अनाज के लिए सिर्फ 3 से 4 वर्ग मीटर। मीट एंड डेयरी की मांग पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं और ये पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादातर प्लांट बेस्ड आहार जानवरों को खिलाए जाते हैं। उन्हें सीधे ह्यूमंस को रीडायरेक्ट करने से डिमांड कम हो जाएगी और रिसोर्सेज बचेंगे। एआईज कहते हैं ये बात इलॉजिकल है, क्योंकि हर कोई वनस्पति आधारित हो जाएगा, वीगन बनेगा, तो 75% से भी ज्यादा जमीन बचेगा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं आमंड्स और एवोकाडो। बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम्हारा वीगन, तुम कहते हो लैंड बचेगा, जमीन बचेगा, पानी बचेगा, लेकिन तुम्हारा ये जो एवोकाडो और आमंड्स है, बादाम जो है, ये तो बहुत पानी खाता है, बहुत इंटेंसिव है, तो वीगन सही कैसे हुआ? एआईज, क्या लगता है आपको? वाटर कंपैरिजन देखते हैं। आलमंड्स को 12,000 लीटर्स पर किलोग्राम, एवोकाडोस को 2,000 से 3,000 लीटर्स पर किलोग्राम पानी चाहिए, लेकिन बीफ को अभी भी 15,400 लीटर्स पर किलोग्राम पानी चाहिए। WHO और FAO के अनुसार न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह लो इम्पैक्ट क्रॉप्स जैसे सीरियल्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स से पूरी की जा सकती हैं, बिना उन रिसोर्स इंटेंसिव स्पेशलिटी फूड्स के। आलमंड्स और एवोकाडोस वाला पॉइंट वैलिड है, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि ये सभी प्लांट फूड्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और इन्हें आसानी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये दोनों फूड्स किसी भी तरह से जरूरी नहीं है, ये बस ऑप्शनल फूड्स हैं। 2018 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टडी ने नोट किया कि इवन द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लांट प्रोडक्ट्स भी सबसे कम इम्पैक्टफुल एनिमल प्रोडक्ट्स से कम एनवायरमेंटली डैमेजिंग हैं। बॉटम लाइन इन्होंने हमें यह बताया कि एनिमल एग्रीकल्चर प्लांट एग्रीकल्चर के मुकाबले 50 से 75 गुना ज्यादा नुकसान करता है। चलिए एआईज, प्लीज इन डेप्थ रिसर्च करें और हमें यह बताएं कि दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लाइमेट चेंज के ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इस विषय पे क्या कहते हैं, उनका डेटा, उनका रिसर्च क्या बताता है। हर रेप्यूटेबल ग्लोबल फूड और क्लाइमेट अथॉरिटी रेगुलरली बोलती हैं कि क्लाइमेट टारगेट्स अचीव करने का सबसे आसान तरीका है एनिमल प्रोडक्ट्स कम करना और प्लांट बेस्ड डाइट अपनाना। All say livestock methane emissions, land use और deforestation global climate threats हैं। FAO मॉडलिंग साफ बताती है कि एनिमल फार्मिंग बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल बर्डन डालता है और प्लांट बेस्ड फूड फ्यूचर के लिए सबसे सस्टेनेबल ऑप्शन है। UNFCCC मीथेन कट्स को प्रायोरिटी बनाता है और मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स लाइव स्टॉक है। मेजर बॉडीज एनिमल एग्रीकल्चर को प्लांट बेस्ड डाइट्स की तुलना में फार मोर डैमेजिंग क्वांटिफाई करती हैं। सारे एआईज का यूनानिमस वर्डिक्ट, सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा दुश्मन एनिमल एग्रीकल्चर। चलिए और गहरा जाते हैं। एआईज, प्लीज कंप्लीट लाइफ साइकिल असेसमेंट करके हमें बताएं कि प्लांट बेस्ड और एनिमल एग्रीकल्चर क्या इंपैक्ट करता है। कंप्लीट लाइफ साइकिल असेसमेंट का मतलब है कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है प्लांट एग्रीकल्चर का या एनिमल एग्रीकल्चर का, ये सारे रिसोर्सेज जैसे पोल्यूशन, एनर्जी, वाटर, लैंड, इन सब पे क्या इंपैक्ट छोड़ता है, पूरा पिक्चर बताएं हमें उसके पूरे लाइफ साइकिल का। प्लांट बेस्ड सिस्टम हर मैट्रिक पर जैसे लैंड, वाटर, ग्रीन हाउस गैस और पोल्यूशन इत्यादि में एनिमल एग्रीकल्चर सिस्टम से 8 to 99% तक बेटर हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट से देखें तो प्लांट बेस्ड फूड हर चीज में इफिशिएंट है। 19% कम पानी, 76% कम लैंड और 49% लोअर GHG एमिशंस। FAO और ग्लोबल LCA के हिसाब से
प्लांट बेस्ड फूड हर स्केल पर कम पोल्यूटिंग है और ग्रीन हाउस गैस, लैंड, वाटर यूज भी कम है। कोर इशू है इनएफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू एनिमल्स। इसका मतलब है कि ज्यादा लैंड, पानी और फीड इस्तेमाल होता है, लेकिन कैलोरीज और न्यूट्रिशन कम मिलते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर सॉइल इरोजन को एक्सेलरेट करता है ओवरग्रेजिंग और फीड प्रोडक्शन के कारण। ये था साइंस का लाफा। साइंस और डेटा प्रूव करता है कि प्लांट बेस्ड सिस्टम, प्लांट एग्रीकल्चर 10 से 100 गुना बेहतर है, कम नुकसान करता है पर्यावरण के लिए। चलिए अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया में यह मानना है कि जो डेयरी है हमारा, जो दूध है हमारा, वो क्रूरता मुक्त है, उससे नुकसान नहीं होता, वो हानि नहीं करता न पर्यावरण को, न इंसान को, न जानवरों को। तो एआईज, गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पब्लिश रिपोर्ट, इन सब पे रिसर्च करके हमें प्लीज बताइए क्या डेयरी नुकसानदायक है। FAO 2019 स्टडीज बताती हैं कि डेयरी कैटल हर 1 किलो दूध पर लगभग 4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन करती हैं और डेयरी ऑपरेशंस से मैन्योर रन ऑफ की वजह से वाटर बॉडीज में नाइट्रेट लीचिंग और यूट्रोफिकेशन होती है। डेयरी सेक्टर बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। बड़ी मात्रा में पानी जानवरों के लिए चारा उगाने, पीने के पानी और प्रोसेसिंग एंड सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। भारत में डेयरी सबसे बड़ा कृषि आधारित ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कारण है। 30 करोड़ गाय भैंसों से निकलने वाला मीथेन ही जलवायु संकट को तेज कर रहा है। एवरेज इंडियन डेयरी काव रोजाना लगभग 1100 लीटर पानी कंज्यूम करती है सिर्फ 1 किलो दूध बनाने के लिए। डेयरी से प्रदूषण सिर्फ मीथेन तक सीमित नहीं है। FAO लाइवस्टॉक एंड द एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट से फर्टिलाइजर रन ऑफ और इनसे निकलने वाला वेस्ट भी पोल्यूशन का बड़ा कारण है और ये पोल्ट्री से कहीं ज्यादा है। देखा आपने, साइंटिफिक डेटा बताता है कि डेयरी दूध प्लांट बेस्ड वनस्पति से 3 से 5 गुना ज्यादा नुकसान करता है। एक और मान्यता यह है कि डेयरी जो है वो सात्विक है, डेयरी क्रूरता मुक्त है, सात्विक है, डेयरी कम से कम जान को नुकसान नहीं पहुंचाता। सो एआईज प्लीज इन डेप्थ रिसर्च करके बताइए क्या डेयरी जान को नुकसान पहुंचाता है, क्या पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, क्या डेयरी सात्विक है। डेटा कंफर्म करता है कि इंडिया में डेयरी न तो क्रूल्टी फ्री है और न ही सात्विक। ये रिपीटेड एक्सप्लॉयटेशन और मास काफ डेथ्स को एनफोर्स करता है, जिससे यह मीट या पोल्ट्री जितना ही सिस्टेमिकली क्रूल बन जाता है। ये सब अक्सर साइलेंटली होता है और कल्चरल एक्सेप्टेंस के चक्कर में छिप जाता है। करंट एविडेंस और लीगल गवर्नमेंट ऑडिट्स कंफर्म करते हैं कि इंडियन डेयरी न तो लो क्रूएल्टी है और न ही सात्विक। डेयरी ही सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है उन कैटल का जिन्हें स्लॉटर हाउसेस भेजा जाता है जब मिल्क यील्ड्स गिर जाती हैं। डेयरी में क्रूएल्टी का फंडामेंटल ड्राइवर है फीमेल काउस और बफलोज की फोर्स्ड और रिपीटेड इम्प्रेग्नेशन, ताकि मिल्क सप्लाई कांस्टेंट बनी रहे। और इससे भी बड़ी बात, मेल काव्स को इकोनॉमिकली रिडंडेंट माना जाता है, इसलिए कई मेल काव्स को स्टार्व्ड या अबैंडन्ड किया जाता है या फिर इलीगल स्लॉटर के लिए बेच दिया जाता है। 100% इंडियन डेयरी ऑपरेशंस में फोर्स्ड ब्रीडिंग होती है। मेल काव्स को 24 to 72 आवर्स के अंदर मां से अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण उनमें मैटरनल डिस्ट्रेस कई हफ्तों तक रहती है। ओवरऑल डेयरी भी बाकी सेक्टर्स जितना ही क्रूल है, क्योंकि इसमें भी सिस्टमिक हार्म और एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ये बिलीव कि वेजिटेरियन और जैन हिंदू ग्रुप्स के बीच डेयरी नॉन वायलेंट या सात्विक है, यह उन सब की गलत मान्यता है। सुना ना आपने एआईज के रिसर्च किए हुए एक्चुअल डेटा और सच्चाई। इतने करोड़े मार दिए जाते हैं, इतने करोड़ों फेंक दिए जाते हैं, मौत। अगर ये सच है तो डेयरी अहिंसक कैसे रहा? कहां गया अहिंसा? एक और सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अहिंसा डेयरी करेंगे हम, अहिंसा डेयरी, उसमें क्रूरता नहीं होता। तो एआईज प्लीज रिसर्च करें, कैलकुलेट करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि क्या अहिंसा डेयरी पॉसिबल है, जिसमें किसी का वध नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होता, इंजेक्शन नहीं मारते हैं, बच्चों को फेंकते नहीं है, सबको जिंदा रखते हैं, पूरा जिंदगी जीते हैं और उनका हम देखभाल करते हैं। प्लीज कंप्यूट करके बताएं
कि क्या अहिंसा डेयरी पॉसिबल है, और अगर है तो उसमें से निकला हुआ दूध कितना रुपया लीटर होगा? एक डेयरी जो सारे अहिंसा कंडीशंस फॉलो करे, उसका मिल्क प्राइस कभी भी 60 रुपीस पर लीटर के आसपास वायबल नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट अहिंसा डेयरी मिल्क इकोनॉमिकली बहुत महंगी पड़ेगी, लगभग 600 to 1200 रुपीस पर लीटर। ट्रू अहिंसा मॉडल में कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है क्योंकि नॉन लैक्टेटिंग काउस एंड मेल काव्स की लाइफ लॉन्ग केयर करनी पड़ती है और पर एनिमल मिल्क सप्लाई बहुत कम हो जाती है। यानी ट्रूली अहिंसा मिल्क की रियल कीमत लगभग 600 to 1200 रुपीस पर लीटर होगी, जो आम कंज्यूमर की पहुंच से बाहर है। लीडिंग नॉन प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक्स स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स की एनालिसिस से क्लियर है कि डोनेशन सपोर्टेड अहिंसा डेयरीज भी फंडिंग स्ट्रगल करती है और डिमांड हमेशा एक्सेस रहती है। इसलिए अहिंसा मिल्क का कॉस्ट पर लीटर कंसिस्टेंटली 500 रुपीस से ऊपर आता है, जिससे ये मास कंजम्पशन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। साथ ही गौशालास भी ट्रू अहिंसा क्राइटेरिया को मीट नहीं करती। ट्रू अहिंसा डेयरी, जहां 100% एनिमल्स को नेचुरल लाइफ स्पैन यानी 20 इयर्स तक जीने दिया जाए, उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 250 to 350 रुपीस पर लीटर होगा, जबकि करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 60 रुपीस पर लीटर है। मुझे लगता है इन्होंने फिर गलती कर दी। एआईज का काम हमेशा डबल चेक करें, उन्हें री पूछें। क्लॉड प्लीज डबल चेक करें, क्या आपका कैलकुलेशन सही है? क्या आपने पूरा अहिंसा के जितने पहलू हैं सब पकड़ा है? प्लीज रिकैलकुलेट। You're correct. मेरी पहले की कैलकुलेशन अंडर एस्टिमेट थी। अब प्रॉपर रिकैलकुलेशन, फाइनल कॉस्ट 800 to 1200 रुपीस पर लीटर, यानी करंट 60 रुपीस से 13 to 20 टाइम्स ज्यादा। अहिंसा डेयरी एक वेल इंटेंशन्ड बट इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो इंडस्ट्री की हार्श रियलिटीज को इग्नोर करता है और सिस्टमिक इश्यूज एड्रेस नहीं करता। एंड अहिंसा डेयरी इकोनॉमिकली अनफीजिबल है। लाइफ टाइम कॉस्ट्स की वजह से इसका प्राइस अराउंड 148 to 331 रुपीस पर लीटर आता है। क्या आपने पूरा अहिंसा के जितने पहलू हैं सब पकड़ा है? रीचेकिंग। फाइनल रिजल्ट, अहिंसा मिल्क कॉस्ट करंट 60 रुपीस पर लीटर से 10 to 21 टाइम्स ज्यादा हो सकती है। सो अहिंसा डेयरी एक सपना है, एक झूठ है, एक मार्केटिंग है। अगर अहिंसा डेयरी चला तो उसका दूध सिर्फ राजा महाराजा करोड़पति पी पाएंगे, आप और हम नहीं। इम्पॉसिबल है ये। सो अगर आपको सस्ता दूध मिलता है 100-150 रुपए का भी पर लीटर, तो वो भी क्रूरता से ही आता है। अब आखिरी, वीगनवाद सस्ता है या महंगा है? लग्जरी तो नहीं है। क्या हर कोई इसको फॉलो कर सकता है? आइए ये पता करते हैं। तो एआईज प्लीज गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट प्राइस डेटा और मार्केट सर्वे, ये सब डिटेल में देखते हुए, प्राइस इंडेक्स देखते हुए बताइए क्या वीगनवाद अफोर्डेबल है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के मुकाबले। अ वेल प्लान्ड होम कुक्ड वीगन डाइट जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टेपल्स पर बेस्ड हो। एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड के लिए वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट जितनी ही या उससे सस्ती पड़ती है। B12 सप्लीमेंट्स 25 to 60 रुपीस पर मंथ एक छोटा सा कॉस्ट है जो वीगन्स और वेजिटेरियंस दोनों के लिए रिकमेंडेड है। ऑफिशियल फूड प्राइसेस और न्यूट्रिएंट टेबल्स के हिसाब से घर का प्लांट बेस्ड खाना सबसे सस्ता पड़ता है, चाहे प्रोटीन पर ग्राम हो या मंथली खर्च। लैक्टोवेग डाइट मिल्क की वजह से महंगी हो जाती है और नॉन वेज तो सबसे कॉस्टली है, एग्स, चिकन, मीट की वजह से। B12 सप्लीमेंट का बस छोटा सा मंथली खर्चा है, मतलब ओवरऑल वीगन डाइट ही मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। गवर्नमेंट डेटा दिखाता है कि वीगन डाइट सबसे सस्ती है, वेजिटेरियन डाइट से 360 to 640 रुपीस और नॉन वेजिटेरियन से 1440 रुपीस कम पर मंथ। बस दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसी वैरायटी खाओ, सिंपल, हेल्थी और अफोर्डेबल। इंडिया में वीगन डाइट फॉलो करना टफ प्लानिंग का काम नहीं है। हमारी किचन पहले से ही दाल, चावल, रोटी, सब्जी, नट्स, सीड्स जैसी प्लांट बेस्ड वैरायटी से भरी है। बस एक चीज याद रखो, सेम खाना डेली रिपीट मत करो। वैरायटी खाओ, सिंपल कॉम्बोज ही कंप्लीट प्रोटीन दे देते हैं। एंड कॉस्टली प्रोसेस्ड वीगन प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं, सिर्फ वैरायटी ही की है।
वीगन डाइट का मंथली खर्चा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट से सस्ता है। प्लांट प्रोटीन्स एफिशिएंट हैं और बैलेंस के लिए बस डाइट में वैरायटी काफी है। हैवी प्लानिंग की जरूरत नहीं। तो वीगनवाद सस्ता है, अच्छा है, नेक है, करुणामयी है, प्रेम है। कोई बड़ा एक्सक्यूज बचा ही नहीं अब। सो ये सारी सच्चाई देखते हुए हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि प्लीज वीगन बने। एक समरी करता हूं मैं कि हमने इस एपिसोड में क्या क्या देखा। हमने देखा कि वीगनवाद कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। वीगनवाद भारतीय कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न नहीं है। वीगनवाद प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर एनिमल से 10 से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। अगर दुनिया वीगनवाद अपनाएगी तो 75% जमीन बचेगा। डेयरी क्रूर है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान करता है। अहिंसा डेयरी जैसे कुछ नहीं है और वीगनवाद सस्ता है, अफोर्डेबल है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है और पूरा न्यूट्रिशियस और सेहतमंद रह सकता है। अब चॉइस आपके हाथ में, क्योंकि साइंस, रिलीजन, इकोनॉमी और ये दिल यही कहता है कि वीगनवाद सही है और बढ़िया है। अगला कदम आपका। क्या लगा इस वीडियो के बारे में? एआई से बात करते हुए हमें जरूर बताएं, क्योंकि इसके बाद हम और 3 एपिसोड बनाएंगे अलग अलग विषय पे और जवाब हम पूछेंगे इन्हीं एआई से। यही एआई रिसर्च करेंगे, डेटा देखेंगे और सोर्स कोड करते हुए हमें फैक्ट्स बताएंगे। सो इन एआई को जो हमने एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप कैसे काम करोगे, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के तौर पे क्लीन काम करोगे, ये जो हमने इनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है, जो इनके साथ काम किया हमने, वो पूरा डिटेल में मैंने एक दूसरी वीडियो में समझाया है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग मैटर है। वो आप जरूर देखें अगर आपको एआई के बारे में सीखना है और जानना है तो। वो एआई के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो मैंने सीखा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो वीडियो में जाके आप जरूर सीखें।